इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। विचार गांभीर्य और भाषिक प्रौढ़ता की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि हिंदी निबंध का सुमेरु, और चिंतामणि के 3 भाग है, चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, चिंतामणि 3। चिंतामणि 3 का प्रकाशन बहुत बाद में हुआ, और जो चिंतामणि 1 है वो शुक्ल जी के समय का ही लिखा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण, उन्होंने भाव व मनोविकार संबंधी निबंध लिखा। इन पर भारतेंदु मंडल के लेखकों पर भी इन्होंने लिखा। ये जो भाव और मनोविकार संबंधी निबंध है, ये एक तरह से काव्य शास्त्रीय निबंध भी है, क्योंकि भाव ही रस के आधार होते हैं, और इसीलिए साहित्य विवेचन के लिए भावों की जानकारी बहुत जरूरी है। और शुक्ल जी ने इन भावों का स्वरूप स्पष्ट किया। आमतौर से संस्कृत काव्य शास्त्र में विवेचन तो मिलता है, लेकिन भावों का स्वरूप नहीं मिलता। शुक्ल जी ने भावों का स्वरूप लिखा। लोभ किसे कहते हैं, प्रीति और लोभ में क्या रिश्ता है, श्रद्धा और भक्ति में क्या रिश्ता है, उत्साह कैसा होता है, करुणा क्या क्या काम करती है, लज्जा और ग्लानि में क्या फर्क है, क्रोध और घृणा कैसे होती है, ईर्ष्या और भय का भी कोई सामाजिक उपयोगिता है या नहीं। इस तरह के निबंधों में इन भावों और मनोविकारों पर एक तो प्रकाश डाला है, और साथ ही एक साहित्यिक स्तर बनाए रखा है कि एक काव्य शास्त्रीय दृष्टि से अगर आप देखोगे तो इन निबंधों का पाठ एक अलग तरह का अर्थ करेगा, और अगर आप इन भाव और मनोविकार को समझने के स्तर पर रखेंगे तो उनका एक अलग आनंद आएगा। शुक्ल जी के निबंधों की परिपक्वता दर्शाती है कि कुछ वर्षों में ही हिंदी निबंध की विकास यात्रा का अगला पड़ाव पार कर लिया। जो पड़ाव भारतेंदु युग का था, उससे आगे के निबंध थे। शुक्ल जी के निबंधों को अपनी अंतर यात्रा का प्रदेश कहा है, और ये यात्रा बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर के चली। यात्रा बुद्धि की थी, लेकिन हृदय साथ था। इन निबंधों में प्रधानता विषय की है, पर सर्वत्र निबंधकार के व्यक्तित्व की गहरी छाप भी दिखाई देती। तो व्यक्ति प्रधान और वस्तु प्रधान, जो विषय प्रधान जो निबंध है, उनका विवाद भी हिंदी निबंधों को समझने के लिए किया गया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसलिए इनमें गंभीरता के बीच में कहीं कहीं व्यंग्य विनोद का सुखद स्पर्श भी मिलता है, और इसके कारण बहुत पठनीय लगते हैं। बीच बीच में हल्का सा मार्ग एक टिप्पणी आचार्य शुक्ल करते हैं। विचारात्मकता, भाव प्रवणता, व्यंग्य प्रियता, ये शुक्ल जी के निबंध शैली की अपनी विशेषता। तत्वानुश्रेणी प्रज्ञा, स्वाभिमान, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, सूक्ष्म सौंदर्य चेतना, लोक मंगल की भावना, सख्त पसंद नापसंद उनके व्यक्तित्व और गद्य शैली के घटक है। जिनको पसंद करते हैं उनको पसंद करते हैं, जिनको पसंद नहीं करते बताते हैं इनको पसंद नहीं करते। वे एक अच्छे विचारक ही नहीं है, सहृदय रचनाकार भी है। उनकी भाषा रचनात्मक सजीवता, मूर्तिमत्ता और व्यंजकता से युक्त है। लोभ और वृत्ति के इस उदाहरण से ऐसे ही सहृदय रचनाकार का व्यक्तित्व मूर्तिमान होता। लिखा है, रसकांत तो किसी की लकुटी और कमरिया पर तीनों पुरों का राज सिंहासन त्यागने को तैयार थे, पर देश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने थके मांदे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे पैरों पर रीझ कर या कम से कम न खींच कर बिना मन मेला किए कमरे की फर्श भी मेली होने देंगे। मोटे आदमियों, तुम जरा सा दुबले हो जाते अपने अंदेशों से ही सही, तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। ये जो स्पर्श है, ये शुक्ल जी का एक तरह का वैयक्तिक स्पर्श है। महाराज कुमार रघुवीर सिंह ने शेष स्मृतियों में भावात्मक शैली में मुगलों के वैभव और पराभव का अद्भुत चित्रण किया। इसी तरह शिव पूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, निराला, मतवाला मंडल के लेखक, ये सब गिने चुने लेखक थे। शिव पूजन सहाय का कुछ उग्र के व्यक्तिगत, बूढ़ापा, निराला की प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, रविंद्र कविता कानन या जयशंकर प्रसाद का काव्य कला तथा अन्य निबंध आदि इस युग के उत्कृष्ट कोटि के निबंध है। जयशंकर प्रसाद का काव्य कला तथा अन्य निबंध उस अर्थ में ललित निबंध नहीं है, ये साहित्य सिद्धांत के निबंध है। और लेकिन इन निबंधों में इस काल के लेखकों की निबंध कला का सुंदर परिपाक हुआ है। और आप किसी भी तरह से अगर इन निबंधों की तुलना उस समय की कविता से, जो छायावादी कविता की तो का प्रारंभ हुआ नहीं था, या थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगा था, या उपन्यास भी शुरुआत में ही थे, लेकिन ये जो निबंध थे ये हमारे हिंदी साहित्य के हिसाब से बड़ी परिपक्व विधा आपको उस समय में हो जाती है, जिस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन निबंधों की रचना की। उसके बाद में जो आए वो आए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हिंदी निबंधों के इतिहास की जब भी हम चर्चा करते हैं और तो हम इस बात की जरूर चर्चा करते हैं कि हिंदी में निबंधों की दो शैलियाँ, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली, एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की शैली, और ये दोनों एक दूसरे से विपरीत भी है और एक दूसरे के से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में भी आते हैं। बहुत ही नए ढंग के निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे और वो निबंध बाद तक में, माने आज़ादी के बाद तक में द्विवेदी जी ने निबंध अपने लिखे थे। इन निबंधों में ज्ञान की विपुल सामग्री है, लेकिन साथ ही चिंतन भी है, अध्ययन का लालित्य में मेल करके द्विवेदी जी ने जो एक विशेष शैली विकसित की है, उस शैली के निबंधकार आगे बहुत कम हुए हैं। इनके निबंधों में पांडित्य का, जिसे कहते हैं, बहुत ही सहज रूप में दिखाई दे, चलते चलते उनमें पांडित्य आ जाता। वे इतिहास, पुराण और साहित्य के गंभीर विषयों पर लिखते रहे और गंभीर विषयों पर ऐसे लिखते रहे जैसे बहुत ही सामान्य बात है, पुरानी पोथियों में ये लिखा हुआ है, और यूं करके सारे जो प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ थे उनका वो आराम से उदाहरण देते थे। और इसलिए उन विषयों की जो यायावरी कल्पना जिसको कहते हैं, जो अप्रासंगिक माने जाते हैं, उनकी प्रासंगिकता कैसे होती है और विषयांतर कैसे आप करें, उन विषयांतर से शब्दों और वाक्यों की जो काव्य में अनुगूंज है वो कैसे बनती है, लोकोक्तियों का प्रयोग वो कैसे करते थे, वो चलते हुए किसी एक प्रकरण को उठाते थे और उसके बाद अर्थ की मार्मिकता के द्वार खुल जाते थे। मानो उन्होंने पेड़ पौधों पर निबंध लिखे और उन पौधों के पूरे इतिहास पुराण पे लिख दिया। अशोक के फूल पर लिखा तो अशोक के फूल का पूरा वैभव गाया और कहा कि ये कालिदास की रचनाओं में ये अशोक के फूल जो है बहुत सज धज करके हमारे देश में आया। या इसी तरह देवदारू पर लिखा। तो ये एक तरह से भारतीय साहित्य और चिंतन में ये जो पेड़ पौधे हैं उनका क्या महत्व है उसकी तरफ भी जाते हैं। अगर आप उसको न देखें तो भी निबंध का अपना एक सौंदर्य। इन निबंधों की विशेषता ये है कि अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, समझ प्राप्त करना चाहते हैं, तो बहुत प्रसंग है उसमें मिलते हैं, और इतिहास और पुराण के और शास्त्र के संदर्भ में। और अगर आप उस स्तर को नहीं छूना चाहते, एक सामान्य अध्येता की तरह से, एक सामान्य पाठक की तरह पढ़ना चाहते हैं, तो भी उसमें पांडित्य और प्रतिभा का, बौद्धिकता और हार्दिकता का, शास्त्र और लोक का अद्भुत संयोग हुआ है। और ये संयोग हिंदी में अत्यंत दुर्लभ है। द्विवेदी जी के निबंधों के कुछ संग्रह हैं, जैसे अशोक के फूल है, विचार और वितर्क है, कल्पलता है, विचार प्रवाह है, कुटज है। और ये कुटज पे भी बहुत अजीब तरीके से लिखा है कि ये वृक्ष और फूल भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में आते हैं। ये फूल खाली फूल नहीं है, शीरीष के फूल नहीं है। आम फिर बोरा गए या कुटज या देवदारू ये ललित और आनंददायक नहीं है, इनका एक सांस्कृतिक आयाम भी है। और इस संस्कृति को द्विवेदी जी उद्घाटित करते हैं, बताते जाते हैं। इन निबंधों में द्विवेदी जी ने संस्कृति के किसी न किसी एक पक्ष का विवेचन किया, और इस संस्कृति के विवेचन के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व की झलक भी दिखाई जाती है। जैसे देवदारू निबंध है, उसमें उन्होंने अंतिम वाक्य लिखा, हजारों वर्षों के उतार चढ़ाव का ऐसा निर्मम साथी दुर्लभ है। कौन है साथी? वो साथी है देवदारू। वे इस बात का साक्षी है। उनके निबंध में एक और संस्कृत की तत्सम शब्दावली से संपृक्त उदात्त भाषा शैली है, तो दूसरी ओर ठेठ देशज और तद्भव शब्दों से सजी हुई यथार्थ की वर्णन शैली। ये जो संस्कृत तत्सम शब्दावली है, उस तत्सम शब्दावली का सौंदर्य और मिठास आपको इसी में देखने को मिलता है। कुटज निबंध का उदाहरण है। कुटज क्या केवल जी रहा है? वे दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों के जूते नहीं चाटता, आत्मोन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता, दांत नहीं निपोरता, जीता है और शान से जीता। अब आप इसमें से जिन जिन लोगों पर टिप्पणी की है, नीलम धारण करने वालों पे और जूता चाटने वालों पे, वो एक अलग उसका एक सौंदर्य आ जाता। जाहिर है कि पेड़ पौधे ये नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति भी तो है वो, इसको उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। द्विवेदी जी ने ललित निबंधों के अलावा भी उन्होंने विचार परक, शोध परक और समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं, जो उनकी विद्वता और सहृदयता के साथ गुलेरी जी की निबंध परंपरा की जो अगली कड़ी है, उस कड़ी को आप जान सकते हैं। लेकिन ललित निबंधों में भी द्विवेदी जी का जो पांडित्य है और जो वैचारिक गरिमा है,
और जो गुम्पन है, जो संदर्भ देते हैं वो अद्भुत है, और एक एक पंक्ति में, एक एक प्रसंग में उनका ज्ञान है वो दिखाई देता है। जब वो एक बार कालिदास का बीच में जिक्र कर देते हैं तो कालिदास से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आपको उस निबंध में सहज ही दिख जाती है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जब वो कहते हैं तो नाखून बढ़ते हैं और हम उसको काटते हैं, और लगे हैं उस नाखून के बारे में बहुत सारी बातें कहने के लिए। तो सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं करते, सिर्फ लालित्य नहीं करते, उनके बीच में कहीं ना कहीं पांडित्य बराबर बना रहता है, और पांडित्य के बोझ से आप दब नहीं जाएं, इसलिए वो सहज रूप से चीज़ों का वर्णन करते हैं। और इसलिए द्विवेदी जी की एक अलग तरह की निबंध शैली है, जिस शैली की नकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी नकल करने के लिए आपको उतने ही गंभीर पांडित्य की जरूरत है। इस काल के जो अन्य निबंधकार थे उनमें सियाराम शरण गुप्त, जिसने झूठ सच नामक निबंध लिखा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जिनकी किताब अति स्मृति और उत्सव है, रामलाल पंडित, शांति प्रिय द्विवेदी, कवि और काव्य साहित्य की आदि निबंध लिखा, प्रभाकर महात्वे के खरगोश के सींग, ये उल्लेखनीय रचनाएं हैं जो उस समय के निबंधकार के निबंधों में हमें देखने को मिलती है। बहुत सारी प्रेमचंद ने भी निबंध लिखे हैं और कुछ विचार करके उनके निबंध, हालांकि उनके निबंध उनकी साहित्यिक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, उसमें उनमें वो लालित्य नहीं है जो इन निबंधकारों में, क्योंकि आलोचक एक निबंधकार के रूप में हमारे सामने आता है जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को पढ़ते हैं, लेकिन वो सिद्धांतकार के रूप में आते हैं जब वो जयशंकर प्रसाद के निबंध पढ़ते हैं या प्रेमचंद के निबंध पढ़ते हैं, तो उनके अंदर हमको साहित्यिक चिंताधारा देखने को मिलती है।